नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जे बॉबी। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ एक ऐसा गेस्ट मौजूद है जो कि अंडमान निकोबार के पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह 2013 से लेकर 2016 के बीच 16 तक थे सर, और इनके कार्यकाल में हमने कई सारे काम देखे हैं। और अंडमान निकोबार में सभी को पता है कि दो ही जो है लेफ्टिनेंट एलजी साहब को जो है याद करते हैं। पहला है वक्कम पुरुषोत्तम थे और दूसरा जो है सर है, जो जिनको जो है आज भी अंडमान निकोबार के लोग काफी याद करते हैं। और ये सर का काम जो है अंडमान निकोबार के लोगों ने देखा है। इनके समय में जो है जनता दरबार लगते थे और इनके समय में जो है आपने देखा होगा प्रशासन आपके द्वार भी होते थे, जिसके चलते जो है अंडमान निकोबार में जितने भी समस्याएं होती थी वो सर के पास में डायरेक्ट रख सकते थे और जनता दरबार के माध्यम से, और दूसरी तरफ से जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो जो है प्रशासन आपके द्वार तक पहुंचते थे और सारा रिजल्ट जो है आपके सामने दिखाई देते। तो चलिए हम बात आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सर से कि सर का कार्यकाल में सर ने क्या क्या काम किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। ये बताइए सर, अंडमान निकोबार में आपका जो है लगभग 4 साल का कार्यकाल थे सर, उसके दौरान जो है आपने क्या क्या काम किए? सबसे पहले मैं आप तक के माध्यम से अंडमान निकोबार के तमाम वासियों और सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ और हमेशा ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि आप खुशहाल रहें और तरक्की करें। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये 3-3.5 साल मेरे लिए एक बहुत ही सुनहरा वाक़या थे, मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए। और आज भी हम सब अंडमान को और वहाँ के वासियों को अपने दिल में रख के याद रखते हैं। जब मैं अंडमान पहुँचा 8 जुलाई 2013 को, और उस दिन मैं था, मेरी वाइफ थी और छोटा लड़का था। जब दिल्ली के वीआईपी लाउंज में थे तो एक काफ़ी भीड़ उधर आई तो देखा सामने मोदी साहब आ रहे हैं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बट बीजेपी के चीफ इलेक्शंस पर्सन थे और लोगों को अनुमान था कि वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं उनको मिल चुका था आर्मी से, तो हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। तो एक बहुत ही शुभ आरंभ हुआ। अंडमान में आके जब मैंने कार्यभार संभाला तो मैं काफ़ी क्लियर था कि मेरी 2 जिम्मेवारियाँ हैं। पहली जिम्मेवारी थी कि मैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाना मेरा प्रथम जिम्मेवारी थी। लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेवारी थी कि मैं अंडमान के लोगों का प्रतिनिधि था। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अंडमान में आप सबको मालूम है कि अंडमान में असेंबली नहीं है, एमएलएज नहीं है, मिनिस्टर्स नहीं है, और इसलिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये जिम्मेवारी मुझे बहुत अहम लगी और मैंने इन दोनों जिम्मेवारियों को सामने रखते हुए कार्यकाल अपना आगे बढ़ाया। जहाँ तक आपका कहना है कि क्या हासिल किया, देखिए 3-3.5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मैं पहले दिन से ही मुझे बिल्कुल क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है और बहुत काम किए। मेरे ख्याल से मेरा गिनाने से अच्छा है, कोई भी अंडमान के वासी से आप पूछ ले, उन सबको मालूम है। आज भी बहुत लोग मेरे संपर्क में, छोटा काम बड़ा काम सब किए। कुछ काम, ज़्यादातर काम ऐसे थे जो मेरे कार्यकाल में मैं पूरा कर पाया। 80-90% काम ऐसे थे और आप उनको देख सकते हैं अंडमान के अंदर। कुछ कार्य ऐसे थे जो कि लॉन्ग टर्म थे, जिनका कंप्लीट होने के लिए समय लगता था, लेकिन उनके लिए भी मैंने एक प्लान बनाया, एक स्टडी की। अंडमान अगले 10, 20, 25 साल में कहाँ जाएगा,
एक पूरी टीम तैयार करके, और ये स्टडी मैंने प्रधानमंत्री जी को और नीति आयोग को दी और उसके तहत हमने काम शुरू किया। कई काम आप लोगों को मालूम होंगे। सबसे पहले था अंडर सी केबल। हमारी कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत थी और पहले दिन से ही मेरा मानना था कि इसका आना ज़रूरी है। तो जब तक मैंने कार्यभार छोड़ा तब तक इसकी प्रक्रिया, पेपर वर्क पूरा हो गया था और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये कंप्लीट हो चुकी है और अंडमान में भी कम्युनिकेशन अच्छा है। दूसरा मेन था कि जो हमारा ATR है, अंडमान ट्रंक रोड, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी। छोटी रोड थी, गड्ढे थे, ठीक मेंटेनेंस नहीं था। 2 ब्रिज थे मेन स्ट्रेट्स के ऊपर जहाँ पे बोट से जाना पड़ता था। तो जब गडकरी जी आए तो मैं उनको ले गया और शाम के वक्त बैठे हुए, शायद MP भी थे वहाँ पे, और हमने उनसे प्रॉमिस लिया कि ATR को हम अपग्रेड करेंगे एक नेशनल हाईवे के तहत, और उन्होंने दोनों ब्रिजेस को भी सैंक्शन किया। एक दिल्ली में बैठक हुई जिसमें फॉर्मल अप्रूवल आ गया था। अब वहाँ पे काम चल रहा है, किस गति से चल रहा है, कब तक होगा ये मैं नहीं कह सकता, आप लोगों को मालूम है। इसके अलावा और भी बहुत काम थे, जैसे नया मॉडर्न एयरपोर्ट, आज वो प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट कर दिया है। नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, क्योंकि जितनी फॉरेन एयरलाइंस हैं वो सब रात के वक्त ओवरफ्लाई करते हैं, तो अगर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हो जाएगी तो फॉरेन एयरलाइंस भी वहाँ हॉल्ट कर सकती है। निकोबार के लिए चार्टर फ्लाइट्स, निकोबार के लिए लोग जाते थे, 3-3 दिन का समय लगता था, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, निकोबार के लोगों को पोर्ट ब्लेयर आना पड़ता था। तो हफ्ते में एक बार मैंने इंडियन एयरफोर्स से लेके और इंडियन एयरलाइंस से वो स्टार्ट कराया। मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रपोजल था और इसको आगे भी कायम रखा जाए। अंडमान की एक बहुत बड़ी जो खामी मुझे लगी कि वहाँ के एयर फेयर्स बहुत ज़्यादा है। जो कॉमन आदमी है अंडमान का वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और जो टूरिस्ट भी हमारे आते हैं वो टूरिस्ट भी सोचते हैं कि इतने पैसे में तो हम साउथ ईस्ट एशिया हो आए, मिडिल ईस्ट हो आए, लंदन हो आए, तो क्यों अंडमान जाए। तो इसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश की, और उन दिनों के जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे राजू साहब, उनसे कई बार मिला और हमने एयर इंडिया की, इंडियन एयरलाइंस की चार्टर फ्लाइट स्टार्ट करी, जो कि अंडमान के लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था, चाहे बाहर कितना भी ज़्यादा एयरफेयर हो। और मेरा विजन था कि जो सब्सिडी हम लोग देते हैं शिप के लिए, उस सब्सिडी को हम शिप से ले जाकर और एयर के अंदर दें। आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो शिप से जाए। इसके अलावा हमारे शिपिंग जो है 84 शिप्स होते थे, उसमें भी बहुत पुराने हो गए थे, तो नए शिप्स का ऑर्डर देना। पावर सिचुएशन हमारी जनरेटर्स पे चलती थी, तो नए जनरेटर्स ऑर्डर करना। उसके अलावा न्यू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की ट्रायल्स भी ऑर्डर कर दी थी। पानी की एक बड़ी समस्या होती है, लोग बिलीव नहीं कर सकते कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ है, वहाँ पर गर्मियों में पानी की समस्या हो जाती है। तो एक वहाँ डैम है, उसकी हाइट को रेज किया और फ्यूचर के लिए कई प्रोजेक्ट्स पोर्ट ब्लेयर में और दूसरी जगह में उनको भी अमल किया। मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसके अंदर हमारा विजन था कि फ्यूचर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ पर लेके आए और एक नर्सिंग कॉलेज को भी स्टार्ट करें। आपको याद होगा जब हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब आए थे, तो हमने एक इंस्टीट्यूशन खोला था, एंट्री अंडमान निकोबार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसको एक टेम्परेरी बिल्डिंग में खोला था, और फिर मैंने एक बहुत ही सुंदर जगह लेकर उसको वहाँ पर उसकी परमानेंट लोकेशन होनी थी। अब मुझे नहीं मालूम कि वो बना है या नहीं बना है। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज जो था
उसके लिए भी बहुत ही अच्छी समुद्र को देखते हुए एक बहुत ही अच्छी लोकेशन बन रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही सफल रहेगा। इसके अलावा अब बहुत सारे काम थे। लॉ कॉलेज, अगर आप बात करें तो प्रायोरिटी तो मैंने हर क्षेत्र को दी थी, लेकिन दो मेरी प्रथम जो प्रायोरिटी थी वो थी हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ आज के लिए, ताकि सब लोग खुशी रहें, हेल्दी रहें, तो हेल्थ के ऊपर जोर आज के लिए, और एजुकेशन के ऊपर जोर भविष्य के लिए, कल के लिए, ताकि हमारे यूथ जो है वो पढ़ लिख कर अंडमान को और भी आगे ले जाए। और इन दोनों चीज़ों के लिए मैंने 18% बजट रखा था। इतना ज़्यादा बजट दिया ताकि हेल्थ और एजुकेशन, और दोनों में काफ़ी तरक्की की। हेल्थ के अंदर कई दशकों से एक मेडिकल कॉलेज की आस थी सबको, और आपको याद होगा कि वो मेडिकल कॉलेज जब हमने स्टार्ट किया 1 साल में बनाने का इरादा था, लोग हंसने लगे कि आज तक कोई नहीं बना पाया है, इंडिया में बनाना मुश्किल होता है, मेनलैंड में, तो अंडमान में कहाँ से बने। लेकिन बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट था और बिल्कुल दृढ़ निश्चय था कि मेडिकल कॉलेज आके रहेगा। और इसका मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमको 8-10 सीट मिलती थी मेडिकल कॉलेजेस में, बाकी जगह आज 90 सीट्स हैं अंडमान के बच्चों के लिए। छोटी पॉपुलेशन, 5+ लाख की पॉपुलेशन में 90 सीट्स, इसका मतलब कल को अंडमान के बच्चे पूरे देश के अंदर फैल जाएंगे एज डॉक्टर्स। इसके अलावा एक बड़ी दिक्कत आती थी कि लोग स्पेशलाइजेशन के लिए या कोई बड़ा ऑपरेशन कराना हो तो उनको मेनलैंड जाना पड़ता था। अब जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है, वो मेनलैंड कहाँ से जाएगा? एक साथ में कंपेनियन जाएगा, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होगा, कहाँ से पैसे आएंगे? लोग आपस में मिलजुल के कोशिश करते थे भेजने की, लेकिन मुझे लगा कि कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो मैंने एक स्कीम निकाली, अनीशी स्कीम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स स्कीम फॉर हेल्थ। और उस स्कीम के तहत तकरीबन 3 लाख लोग जिनकी सालाना आय 5 लाख और उससे कम थी, वो कवर्ड थे 5 लाख तक। और इस स्कीम के तहत बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ और ये देश की पहली हेल्थ स्कीम थी। और जब मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरे चीफ सेक्रेटरी आनंद प्रकाश जी और वो सब कहने लगे, सर ये कहाँ आप इसमें फंस रहे हैं। सर आपका जोड़ी भी अच्छे थे, आपके जितने भी चीफ सेक्रेटरी थे आपके साथ में। अब आपने बोला तो चलिए इसको छोड़ते हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं शुरू में पहुँचा तो 8 जुलाई को मैंने कार्यभार संभाला था और 9 जुलाई से ही, आपको बिलीव नहीं करेंगे, 9 जुलाई से ही मैं राजनिवास से बाहर आना शुरू हो गया। साइकिलिंग करता था, लोगों से मिलता था और थोड़े समय में मेरे ख्याल से सब लोग पहचानने लगे दूर से ही कि एलजी साहब आ रहे हैं। जिसका काम होता था पहले से खड़ा होता था, रोक लेता था। और सर हमने ये भी देखा था सर, आप बाइक चला रहे हैं और उसके बाद में जो चीफ सेक्रेटरी साहब पीछे बैठे हैं और आप जब पब्लिक के बीच में उतर जाते थे, पब्लिक आपसे जो है इसके अलावा पूरे अंडमान का दौरा किया। कोई भी मेरे ख्याल से ऐसी जगह नहीं होगी जहां मैं नहीं गया। हेलीकॉप्टर से, बोट से, मोटर से, एक आइलैंड में हम पहुंचे निकोबार में, वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, तो एक चीफ वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मोटरसाइकिल थी, तो मैंने मोटरसाइकिल ली, चीफ सेक्रेटरी को पीछे बैठाया, आनंद प्रकाश जी को, तो वो डरने लगे। मैंने कहा डरो मत, फौजी हूँ। इसे सर कब चलाई थी? मैंने कहा कोई 30-35 साल पहले चलाई थी। तो कोई बात नहीं, हमने उस आइलैंड का दौरा किया। कहने का तात्पर्य है कि मुझे ये एहसास था कि लोगों के बीच में जाना है। जब तक लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तब तक हम सही दिशा नहीं तत्पर कर